नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के सचिवालय में आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस आगामी गैरसैंण बजट सत्र से पहले कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। तो वही बैठक में खनन, स्वास्थ्य संबंधित विषय और कुछ विभागों की सेवा नियमावली पदोन्नति पर भी फैसला आ सकता है। तो आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। और साथ ही साथ गैरसैंण में पेश होने वाले बजट से पहले इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई विषयों जैसे कि खनन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रियंका जगोड़ी फोन लाइन पर है। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, जो एक महत्वपूर्ण बैठक बजट पेश होने से पहले होने जा रही है, क्या कुछ इस बैठक में हो सकता है और किन किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल उमंग, आज जो है उत्तराखंड कैबिनेट की अहम सचिवालय में होगी और इसमें तमाम ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कैबिनेट मीटिंग में। यहाँ पर अब जैसे कि 1 मार्च से गैरसैंण बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर ये जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि गैरसैंण में होने जा रहे विधानसभा सत्र से पहले कई चीजें जो है कैबिनेट में चर्चा की जाएंगी। साथ ही इस मीटिंग में कई कुछ जो ऐसे विभाग है उनकी सेवा नियम वाली पदोन्नति के अलावा बजट को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। और साथ ही सूत्रों के अनुसार माने तो यहाँ खनन से जुड़े विषयों और स्वास्थ्य संबंधित कुछ विषयों पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल प्रियंका, जानना चाहेंगे गैरसैंण में जो बजट पेश होने वाला है, और जैसे कि कहा भी गया है कि इस बजट के पेश होने से पहले कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी, जिसमें खनन और शिक्षा से जुड़े जो विभाग हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये विषय भी माने जा रहे हैं। इन पर क्या कुछ कहना है आप? बिल्कुल, जैसे कि 1 मार्च से कैबिनेट बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही गैरसैंण में, तो उसको लेकर कैबिनेट मीटिंग में कई ऐसे विकास कार्यों के लेकर भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन जब से राजधानी घोषित की गई है, तो तब से अब जो उत्तराखंड सरकार, त्रिवेंद्र सरकार लगातार ऐसे विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर रही है गैरसैंण के लिए। तो इसी विषय में यहाँ पर आम बजट सत्र जैसे कि शुरू होने वाला है, वहाँ यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज जो है कैबिनेट में चर्चा करेंगे। कई विकास कार्यों का रोड मैप जो है उसको लेकर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जाएगी। खनन, स्वास्थ्य संबंधी कई विषयों पर जो है कैबिनेट में प्रस्ताव यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल। और आने वाले कुंभ को लेकर क्या कुछ इसमें विशेष चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, कुंभ को लेकर भी माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अब जैसे कल ही मुख्य सचिव ने क्लियर कर दिया है कि 30 दिन का यहाँ पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाएगा, तो उसको लेकर संबंधित विषयों पर भी चर्चाएं कैबिनेट मीटिंग में की जा सकती है। क्योंकि कोरोना काल के बीच कुंभ का मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा विषय है, तो इस पर भी कैबिनेट मीटिंग में मंथन किया जा सकता है। जी बिल्कुल प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि कोरोना काल में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो इस आयोजन में कई बाधाएं भी आ सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के प्रति जो सावधानी बरतनी है उसको लेकर भी। तो क्या कुछ इसमें प्लानिंग की गई है और इस बैठक में उस प्लानिंग के तहत क्या कुछ और हो सकता है? बिल्कुल, जो यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर भी जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो खुद मंथन कर रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज में कि किस तरीके का आयोजन, किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो कुंभ मेले में। इसको लेकर पैनी निगाह यहाँ पर खुद सूबे के सीएम बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कोरोना काल के बीच जिस तरीके से कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, तो इसको लेकर भी तरह की कई ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है आज कैबिनेट में।
और जैसा कि वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए पहले ही सरकार ने सूचना जारी करी है, तो ऐसे में उन बिंदुओं पर भी यहाँ पर आज कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल प्रियंका, एक आखिरी सवाल यह कि सैन्य धाम निर्माण को लेकर भी क्या इस बैठक में कुछ बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, सैन्य धाम को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल मंजूरी दे दी है कि उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और मुख्य सचिव की जो अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन होगा। तो कहीं ना कहीं अब जो लोगों की उम्मीदें हैं कि सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा, उसको लेकर अब जल्द ही सैन्य धाम का निर्माण में तेजी आएगी और इस बिंदुओं पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आज जो मीटिंग होगी कैबिनेट की, उसमें चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल प्रियंका, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक जारी। अल्मोड़ा और नैनीताल में की गई घोषणा की कर रहे हैं समीक्षा। सचिवालय में चल रही है समीक्षा बैठक। आपको बता दें कि इस समीक्षा बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी भी बैठक में हुए शामिल। बड़ी खबर राजधानी देहरादून से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक जारी। अल्मोड़ा और नैनीताल में की गई घोषणाओं की कर रहे हैं समीक्षा। सचिवालय में चल रही है समीक्षा बैठक। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी भी इस बैठक में हुए शामिल। अब आइए रुक कर लेते हैं खबरों को। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 और 19 फरवरी को नैनीताल जनपद का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री 18 फरवरी को देहरादून से शाम 4 बजे प्रस्थान कर शाम 5 बजे नैनीताल पहुंचेंगे। यहां वे FTI सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। तो वहीं 19 फरवरी को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस काठगोदाम में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 11:30 बजे मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास, विज्ञान भवन, अतिथि गृह, बहुउद्देशीय भवन समेत कर्मचारी आवास का भी शिलान्यास करेंगे। तो वहीं चमोली के जोशीमठ में त्रासदी में आपको बता दें कि अब तक 58 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 32 की पहचान हो पाई है। जबकि तपोवन टनल में फंसे कई लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 11वें दिन भी जारी है। हालांकि अभी भी इस आपदा में 146 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। चमोली में आई आपदा से सरकार से लेकर प्रशासन तक हर किसी के लिए एक मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तो वही ताजा जानकारी आपको दे दें कि आज सुबह 10:30 बजे के आसपास बुराली गांव के पास एक शरीर का एक अंग हाथ रेस्क्यू टीम को मिला। तो वहीं टनल के अंदर पानी आने से रेस्क्यू में आ रही रुकावट भी दूर कर दी गई है और सुबह से ही पानी को पंप के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे जोशीमठ तपोवन रैनी क्षेत्र में जितने भी आपदा के ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है, जो हमें जिस मलबे में हमें पिछले 3-4 दिन में कुछ शव प्राप्त हुए हैं, सब मिले हैं, उसको उसकी खोदने का जो काम है, मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन हैं वो
तो वहीं आपको बता दें कि अब हर की पौड़ी पर देश विदेश से गंगा स्नान को आने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मां गंगा के आचमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि घाट पर ही ऑटोमेटेड हैंड ऑपरेटेड व्हील चेयर और रैंप की सुविधा शुरू हो चुकी है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने हर की पैड़ी पर दिव्यांगों के लिए बने ऑटोमेटेड व्हील चेयर और रैंप को देखकर उसका ट्रायल भी खुद ही किया, साथ ही सुविधा की सराहना भी की। लंबे समय से मैं ये गैप देख रहा था कि हर की पैड़ी में जो श्रद्धालुगण आते हैं उसमें से हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो हमारे जो घाट में जहाँ गंगा जल है, जहाँ पे अन्य लोग स्नान करते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जो सीढ़ियों की बनावट भी है वो भी इस प्रकार की है कि वहाँ से व्हीलचेयर को उतारना भी मुमकिन नहीं है। तो ये सोचते हुए काफ़ी लंबे समय से सोचा जा रहा था कि हम क्या ऐसी कुछ चीज़ वहाँ पे रखें जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहन भी गंगा जल का स्पर्श कर सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। तो ये एक ट्रॉली हमने वहाँ पे ये पाया कि सबसे उपयुक्त होगी वहाँ पे बनाना। तो जो महिला घाट है उसके कोने पे इनफैक्ट 2 अलग अलग ट्रॉलीज हैं जो बनाई गई हैं और ये इसे ऑपरेट करना भी बड़ा आसान है। इसमें जो भी बैठेंगे दिव्यांग भाई बहन वो खुद भी बैठ के इसको आराम से ऑपरेट। वहीं उधम सिंह नगर जिले के सीमांत तहसील प्रशासन खटीमा द्वारा बैंक कर्ज के 30 बड़े बकायेदारों पर अब एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। एसडीएम के मुताबिक खटीमा क्षेत्र के 30 बड़े बकायेदारों पर बैंक कर्ज न चुकाने के चलते उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर उनकी नीलामी की तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, जहां कई बार इन बकायेदारों पर दबिश देने के बाद भी ये प्रशासन की पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। तो वही अब प्रशासन आने वाली 19 फरवरी को खटीमा तहसील क्षेत्र के 30 बड़े बकायेदारों की चल अचल संपत्ति की नीलामी करने जा रहा है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और लास्ट के भी हमारे पास 1.5 महीना लगभग वित्तीय वर्ष समाप्त होने बचा हुआ है। तो जितने भी हमारे बड़े बकायेदार हैं सभी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है वसूली को लेकर, और नीलामी में कुर्क की नीलामी इत्यादि कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। और लगभग सभी 5 लाख से अधिक के जितने भी हमारे बकायेदार हैं सभी की भूमि नीलामी में लगी हुई है। लगातार हमारे पास जो भी जितने बड़े बकायेदार हैं उनकी सूची भी तहसील के हमारे उसमें चस्पा की गई है, जिनके नाम इसमें लिखे गए हैं उनके बकाये की धनराशि के साथ। और तहसीलदार और हमारे राजस्व की जो हमारी टीम है वसूली की टीम सभी वसूली में लगी हुई है। तो ये वर्षों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव को जोड़ने वाली पालड़ी छीना जनकरास कनगढ़ छीना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा न होने के चलते एक बार फिर से ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन के कोरे आश्वासनों के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र रिटायर्ड सैनिक फतेह सिंह करायत ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने पूर्व और वर्तमान सरकारों पर शहीदों के गांवों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। तो एक क्षेत्रवासियों ने आंदोलन को अपना समर्थन देकर और भी मजबूत कर दिया है। तो आपको बता दें कि कुमाऊं में बसंत पंचमी से रंगों की होली का आगाज हो गया है। कुमाऊं एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां करीब 2.5 महीने पहले ही गायन की शुरुआत हो जाती है। बैठकी होली की यह अनोखी परंपरा कुमाऊं में सदियों से चली आ रही है। पौष माह के पहले रविवार के साथ ही कुमाऊं की धरती पर होली की शुरुआत हो गई। इस अनूठी परंपरा में होली 3 चरणों में मनाई जाती है। बैठकी होली गायन में सभी रस और राग घुलकर इसे अपने आप में कुमाऊं की सदियों से चली आ रही परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। राम सेवक सभा का यह एक प्रयास रहा है कि हम आने वाली जो पीढ़ी है और रोज सायंकाल हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं आप अभी देखेंगे उसमें 10 से 12 बच्चे रोज इस परंपरा को निभाने के लिए, इस परंपरा को सीखने के लिए रूस के पहले रविवार से होली बैठकी का कार्यक्रम हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। हमारी जो होलियाँ होती हैं वो मैदानी क्षेत्र की होलियों से एकदम अलग होती हैं।
मैदानी क्षेत्र में हम देखते हैं कि वहाँ पर इस तरीके से होली नहीं होती है। यहाँ पर काफ़ी पहले समय से, पूस के पहले इतवार से ही बैठक की होली का आयोजन होता है, जिसमें गायन को विशेष स्थान दिया जाता है, जिसमें कि अनेक राग रागनियाँ जैसे कि काफ़ी, पीलू, जय जयवंती, अनेक जो राग हैं, सभी रागों को हम इसमें गाते हैं। वहीं ऋषिकेश में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर साइकिल रैली निकाली और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल से उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, तेल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, किसानों का गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ मगर तेल के दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं। पूर्ण रूप से ये सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की सरकार हो, दोनों फेल है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहरे हो चुके हैं, उन्होंने उनको सुनाई नहीं देता। जनता की परेशानियां ना उनको दिखाई देती है ना सुनाई देती हैं। और आज हम डोईवाला में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर विरोध स्वरूप साइकिल पे जा रहे हैं एसडीएम कार्यालय। वहाँ पे जाकर ज्ञापन देंगे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री तो बहरे हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं देवेंद्र रावत जी, वो इस जनता की पीड़ा को सुने। और जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इस पे कोई ना कोई जो टैक्स में कंसेशन दे स्टेट लेवल पे और इस प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत दे। ये मुद्दा लेकर आया था, महंगाई कम करेंगे, गरीब आदमी को रोजगार देंगे। किसी भी मुद्दे पर ये खड़े नहीं उतरे हैं। देखिए जिस तरह से पेट्रोल, डीजल के दाम, गैस के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, चरम पर है महंगाई। ये जो लोगों से जो इन्होंने लेना है उस पर दिन प्रतिदिन दाम बढ़ा रहे हैं। तो वहीं कर्णप्रयाग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गिरजा गांव की महिलाएं हर सप्ताह साफ सफाई कर समाज में स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दे रही हैं। और इसी के तहत मंगल दल की महिलाओं ने गांव के रास्ते और गलियों की सफाई के लिए एक सफाई अभियान चलाया और कूड़ा निस्तारण किया। तो वहीं गांव की महिलाओं ने कहा कि बिना सरकारी संसाधनों के इस तरह के कार्यक्रम किए जाते रहे हैं और अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो महिलाओं का उत्साह और बढ़ेगा। आज हम यहाँ पे स्वच्छता सफाई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी यही स्वच्छता अभियान चला रहे हैं कि अपने गाँव को सब स्वच्छता सुंदर रखे, अपने आंगन और साफ सुथरा रहे। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफाई अभियान में, स्वच्छता सफाई अभियान में आज गाँव की सभी महिलाएं साफ सफाई कर रही है। मेरा सभी गांव वासियों से निवेदन है कि आप लोग भी सभी जगह सफाई अभियान अपने अपने गांव में चलाएं। तो देहरादून के पुरुकुल गांव में सैन्य धाम के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण और पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस उच्च स्तरीय समिति के गठन पर विचार विमर्श किया गया था, जिसमें तय किया गया कि समिति में मुख्यमंत्री के सैन्य और सीमांत क्षेत्र सुरक्षा विकास के सलाहकार विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव, सैनिक कल्याण सचिव, वित्त, जिलाधिकारी देहरादून, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक ब्रिटकुल को भी सदस्य बनाया गया है। निदेशक सैनिक कल्याण इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। देहरादून में आगामी महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां अपने जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी है, तो वहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि महाकुंभ सिर्फ 30 दिन का होगा। आपको बता दें ये कुंभ का मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।